भीम सिंह बड़ा कामचोर आदमी था। उसे बिस्तर पर बैठे बैठे बस सुबह से लेकर शाम तक चाय नाश्ता ही चाहिए होता। उसके आलसपन से पूरा परिवार परेशान था। ऐसी एक दिन भीम सिंह की पत्नी सविता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपनी बहू नेहा से कहती है, अरे बहू, जरा अपने ससुर जी से तो बोल दे कि मार्केट जाकर सब्जियां ले आएंगे। घर में एक भी सब्जी नहीं है खाने को। पर सासू माँ, पापा जी तो आराम कर रहे हैं और आपको तो पता ही है, चाहे कुछ भी कह लो, ससुर जी तो हिलने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें तो आराम करना ज्यादा पसंद है, काम करना तो पसंद ही नहीं है ना। तू जाकर ना साफ साफ अपने ससुर जी से ये बोल दियो कि ये मेरा ऑर्डर है। देखती हूँ कैसे नहीं मानते मेरी बात को। नेहा अपने ससुर के पास जाती है और उनसे कहती है, पापा जी, सासू माँ ने आपको कहा है कि मार्केट जाकर सब्जी ले आओ आप। अरे तेरी सास का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसे दिखाई नहीं देता? अब मैं आराम कर रहा हूँ, चुपचाप जाकर सास को बोल दे अब मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं आराम कर रहा हूँ, इस घर का मालिक हूँ। वो होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली? और हाँ, मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करना तुम लोग, मैं मालिक हूँ घर का। पापा जी, सासू माँ का ये कहना है कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है, अगर वो आपने पूरा नहीं किया और कैंसिल करने का सोचा भी, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप दोनों ये बताओ कि मैं क्या करूं? अच्छा, तो बुढ़िया की इतनी हिम्मत हो गई है, वो मुझे धमकी दे रही है, वो भी मेरे पीठ पीछे। अगर हिम्मत है तो बोल, आ जाए मैदान में, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे रहने दो पापा जी, जैसे ही सासू माँ आपके सामने आती है, आपकी बोलती बंद हो जाती है। लंबी लंबी फेंकना तो कोई आपसे सीखे। नेहा बहू, अब तू देखती जा, आज तो तेरी सास की कैसे मैं बैंड बजाता हूँ। बढ़िया ही मुझे ऑर्डर देने वाले उसके बाप का नौकर हूँ क्या? भीम सिंह फिर से काम ना करने का बहाना बनाने लगता है। तब जैसे तैसे सविता वहाँ आती है और भीम सिंह को सुनाने लगती है, क्या कहा तुमने कि तुम मेरे ऑर्डर को कैंसिल करोगे? अरे काम चोरी करना छोड़ दो, अब तो बुढ़ापा भी आ गया है तुम्हारे ऊपर। जब तक जवान थे तब तक तो माँ बाप की प्रॉपर्टी और माँ बाप की कमाई पर ऐश की है तुमने। अब तो बुढ़ापा आ गया है, कम से कम अब तो सुधर जाओ। अरे बिगड़ी होगी तू, बिगड़ा होगा तेरा बाप, बिगड़ी होगी तेरी माँ, बिगड़ा होगा तेरा पूरा खानदान। अरे मैं तो पैदाइशी सुधरा हुआ हूँ। जब मैं पैदा हुआ ना तो डॉक्टर ने बोला, वाह वाह कितना अच्छा इंसान पैदा हुआ है। और तू मुझे ऑर्डर देगी हैं? तेरे घर का काम काज करूँ? एक काम करता हूँ ना, साड़ी पहन के चूड़ियाँ पहन के अब बाजार जाता हूँ और सब्जियाँ लेकर आता हूँ। परी आई मुझे काम देने वाली। अच्छा, तो मतलब अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मुझे मुंह पर मना करोगे? चुपचाप बाजार से सब्जी ले आओ, वरना आज खाने में वो सब बनेगा जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे 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 भगवान, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, अपने पति के साथ ऐसा कौन करता है? अरे 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 लाओ लाओ, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। छोटी छोटी बातों पर तुम गुस्सा हो जाती हो। अरे अरे लाओ लाओ। यही बात तुमने पहले बोल दिया होता तो शायद मुझे बेकार में अपने कमरे से उठकर यहाँ नहीं आना पड़ता। अच्छा बाबा ठीक है, अब थैला दे दो, मैं लेकर आता हूँ। बहू, जरा थैला तो दे दे अपने ससुर जी को, आलसी आदमी बाजार जा रहा है। बेचारा गुस्से में थैला लेकर बाहर चला जाता है। ऐसे ही रात में सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे। तभी भीम सिंह का बेटा रोहन कहता है, अरे माँ, दही नहीं है क्या? अरे एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से आप दही नहीं लाई। नेहा बहू, दही खत्म हो गई है क्या? हाँ सासू माँ, वो दही तो पहले ही खत्म थी। शाम को मैंने पापा जी को बताया था कि दही याद से ले आना, पर पापा जी तो दही लेकर ही नहीं आए। ये लो, हो गया बेड़ा पार। इस आलसी आदमी को एक काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं हुआ इससे। ओ आलसी, रोहन के पापा, चौराहे पर जो दुकान है ना, वहाँ से दही ले आओ। देखो सविता, साफ साफ बोल रहा हूँ, हाँ मुझे बार बार परेशान मत किया करो। तुम्हें पता है ना, एक काम मैं कर करके थक जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक काम को 10 बार करवाती हो, बार बार भगाती हो। अरे मैं बार बार दौड़ना नहीं चाहता। अरे बाप रे बाप, अगर इतनी ही परेशानी होती है एक ही काम को बार बार करने में, तो एक ही काम को अच्छे से कर लिया करो ना, ताकि आपको कई बार टोकना ना पड़े। अच्छा ठीक है बाबा, दही नहीं है तो मैं दही नहीं खाऊंगा। खाना भी होगा तो कल खा लूंगा, लेकिन भगवान के लिए ये झगड़ा बंद करो। अरे घर में खाते समय तो शांति रहने दो। ए बेटा, वो रोज दही खाना अच्छी बात नहीं होती है ना, तभी मैं नहीं लाया। हाँ हाँ, अब यही बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत।
भीम सिंह दुकान न जाने का बहाना बना देता है और इसी आलसपन से हर कोई परेशान था। ऐसी एक दिन भीम सिंह दोपहर 12 बजे तक सो रहा था। सोने के साथ वो बहुत तेज तेज खर्राटे भी ले रहा था। तभी वहाँ पर सविता आती है और सविता कमरे का पंखा बंद कर देती है। ओ आलसी बुड्ढे, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अरे कब तक सोते रहोगे? अरे तुम तो कुंभकर्ण को भी फेल कर दोगे, ऊपर से राक्षसों की तरह खर्राटे मारते जाते हो। अरे ये घर है, कोई तुम्हारा जंगल नहीं। अरे 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 क्या हो गया? हाँ, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे कम से कम चैन की नींद से सोने तो दिया करो। अरे जब देखो सीने पे चाकू लेकर बैठी रहती हो। अरे जीना हराम करती है तुमने। देखो, फालतू का बहाना तो बनाओ मत और चुपचाप उठकर नहा धो लो, मंदिर में पूजा पाठ करके खाना खा लो। अरे अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे गाजा वाजा फूक कर आई हो क्या? अरे आज तक ये सब काम मैंने किया है क्या जो आज करूँगा? अरे भाई, करोगे भी कैसे? जब तक माँ बाप जिंदा थे तब तक माँ बाप के प्रॉपर्टी पर ऐश किया, और जब बुढ़ापा आ गया है तब बेटा है ना, बेटा सब कुछ कर लेगा। अरे भाग्यवान, मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ या तुम मेरी बीवी हो। अरे अरे जहर उगलती हो तुम। अरे तुम नागिन हो। अरे कभी तो चैन से सोने दिया करो। कितने अच्छे सपने देख रहा था। थाईलैंड जा रहा था मैं, लेकिन तुम्हारे कारण आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। सविता के गुस्सा करने पर आखिरकार भीम सिंह को भी उठना पड़ता है और ऐसे ही थोड़ी देर बाद भीम सिंह अपनी बहू नेहा से खाना मांगने लगता है। नेहा अपने ससुर से कहती है, पापा जी, आपने तो ब्रश भी नहीं किया। एक बार उठकर फ्रेश तो हो जाइए, अच्छे से नहा धोकर पूजा कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी। अरे बहू, अब मुझे भूख लगी है। टाइम देख रही है तू? 1 बज गए हैं। और ऊपर से ये सविता, ये पता नहीं क्या कर रही है। ये कह रही है नहाओ, नहा के पूजा करो, पूजा करने के बाद खाना मिलेगा। और प्लीज अपनी सास को मत बताइयो ये सब बातें, ठीक है? ला खाना दे। पर पापा जी, ये तो अच्छी आदत नहीं है ना। एक तो आप सारे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हो, ऊपर से काम न करने के लिए आए दिन बहाने ढूंढते रहते हो, और तो और आप खुद की ही साफ सफाई नहीं रखते हो। ऐसे कैसे चलेगा? इससे पूरे घर का माहौल भी खराब हो जाएगा। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन भीम सिंह की हरकतों में कोई सुधार नहीं था। ये सब कुछ देखकर रोहन, सविता, नेहा सबको बहुत गुस्सा आने लगता है। ऐसी एक दिन दोपहर के 2 बज रहे थे और भीम सिंह का पूरा परिवार बहुत ही गहरी नींद में मजे से सो रहा था। जब भीम सिंह की आंखें खुलती तो वो देखता है कि सारे घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सब देखकर भीम सिंह हैरान रह जाता है और वो तुरंत अपनी पत्नी और बहू को जगाने लगता है। जिसके बाद सविता कहती है, देखो जी, साफ साफ कह रही हूँ कि अब हम भी घर का कोई काम नहीं करेंगे। जब घर के बड़े बुजुर्गों को आलस करने से फुर्सत नहीं मिल रही है तो बच्चे हमसे क्या सीख लेंगे। इसलिए मैंने रोहन से भी बोल दिया है कि उसे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा दिन खाओ और बिस्तर पर पड़े रहो। अरे घर की साफ सफाई करने की भी झंझट खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने बहू को भी बोल दिया कि आराम कर बहू। अरे अरे पर इतना बोलकर सविता अपने कमरे में जाकर फिर से सो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रोज रोज यही सब देखकर भीम सिंह परेशान हो जाता है। अब ना तो घर में साफ सफाई हुआ करती और ना ही किसी को समय से खाना मिलता। धीरे धीरे घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। यहाँ तक कि घर के मंदिर में भी बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी। ये सब देखकर भीम सिंह और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भीम सिंह की वजह से हो रहा है। ऐसी अगली सुबह भीम सिंह 6 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करके मंदिर में भी पूजा पाठ करने लगता है। ये सब देखकर सविता और नेहा समझ जाते हैं कि आखिरकार भीम सिंह ने सही रास्ता पकड़ ही लिया। अच्छा, लगता है कि अब मेरा पति सुधर गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सविता। अब मैं सुधर गया हूँ और मैं यही अच्छे से जानता हूँ कि ये सब जो हो रहा है ना, ये सब मुझे सुधारने के लिए हो रहा है। और मैं कहीं ये सब करता रहा तो आगे जाके मुझे दिक्कत होगी। अरे मेरे आलस को खत्म करने के लिए मेरी हड्डियों में कमजोरी ना आए, इसके कारण तुमने मुझे इतना कुछ कहा। इसलिए अब मैंने ठान लिया है कि मैं रोज सुबह उठूंगा और जॉगिंग पर जाऊंगा और अपने आप को तंदुरुस्त बनाऊंगा। एक्सरसाइज करूंगा, अब पार्क में जाऊंगा और फिर एक्सरसाइज करूंगा। बस इस तरह से भीम सिंह पूरी तरीके से सुधर जाता है और वो रोज रोज सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी जाया करता और सारा दिन एक्सरसाइज भी किया करता। चंदा सुबह सुबह खाना बना रही होती है, तभी चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, अरे बहू, किसके लिए खाना बनाने में लगी है? खाने वाले तो काम पर जा चुके हैं। तुझे कितनी बार कहा है समय पे उठाकर ताकि खाना पीना बन जाए, लेकिन तू तो मेरी सुनती ही नहीं है।
माँ जी उन्होंने रात में मुझे कहा था कि वो लेट जाएंगे तो मैं भी लेट उठी हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उन्हें खाना बनाकर खेत में पहुँचा आऊंगी। ठीक है, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाया कर ताकि मेरा बेटा भूखा ना जाए। जी माँ जी, मैं कल से समय पर उठ जाया करूँगी। अब चंदा खाना बनाने के बाद ही खाना पैक करके अपने पति को देने खेत पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पति को मुखिया खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। अरे कामचोर कहीं के, कितनी बार कहे तुझे समय से काम पे आया कर, पूरे 5 मिनट लेट आया है तू। तुझे पता हो या ना हो, लेकिन मेरी बात ध्यान रखियो, मैं हमेशा अपने इरादों का उसूलों का पक्का हूँ। मुझे समय पे मेरे मजदूर खेत के अंदर चाहिए, मतलब अंदर चाहिए। मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। अरे देखो तो, इसकी पत्नी खाना लेकर आई है, अब ये खाना खाएगा। अरे ओ, मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक आधे से ज्यादा खेत में तू बीज नहीं बोएगा ना, खाने को हाथ मत लगाइयो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। इतना कहने के बाद ही मुखिया वहाँ से चला जाता है और चंदा बड़े ही प्यार से अपने पति की तरफ देखकर कहती है, सुबह सुबह बिना खाना खाए आ गए। आपको पता भी है माँ जी ने मुझे कितना सुनाया है, और आप है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कल से आप बिना खाना खाए कहीं नहीं जाओगे घर से। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही करूंगा। अब मेरे सर पे क्यों खड़ी हो, जाओ ना, खाना रखो और जाओ। नहीं जा रही मैं यहाँ से, आपको खाना खिलाए बिना। अभी तुमने सुना नहीं मुखिया जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि खाने को मैं तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक पूरा काम ना कर दूं। अरे आपको काम करने से रोक भी कौन रहा है? मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, आप काम कीजिए। ठीक है, तो मैं अपना काम करता हूँ और तुम मुझे खाना खिलाओ। एक तुम ही हो जो मेरा कितना ध्यान रखती हो। अब चंदा हरिया को खाना खिलाने के बाद घर आ जाती है और उसके दिमाग में मुखिया की बातें घूमती रहती हैं। अब चंदा को परेशान देखकर चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब से तू खेत में हरिया को खाना देकर आई है तब से ही देख रही हूँ, तू उदास सी लग रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस जब मैं खेत गई थी तो मुखिया जी उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे और मुझे देख कहा कि काम होने तक खाना नहीं खाएगा तू। अरे वो मुखिया नहीं, शैतान है शैतान। वो अपने खेतों में काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करता। खैर इन सब बातों का क्या ही फायदा, तू तो जानती है मुखिया के खेत में अगर गांव वाले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? दोनों सास बहू बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सुजाता की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सुजाता से कहती है, अरे सुजाता सुन ना, बाजार चलेगी क्या मेरे साथ? वो होली आ रही है, थोड़ा बहुत होली का सामान लाना है। सोच रही हूँ थोड़ा बहुत रंग गुलाल बेचकर होली के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँ। ये तो तूने अच्छा सोचा। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत काम है, शाम में मिलते हैं। और हाँ, मैं जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। अरे सुजाता, तेरी बहू को मालपुआ बनाने आते हैं ना? इस होली ना मेरी बहू जा रही है अपने मायके, तो मालपुआ भिजवा दियो अपनी बहू के हाथों का। मुझे बहुत पसंद है तेरी बहू के हाथों का मालपुआ। विमला के जाने के बाद ही सुजाता अपनी बहू चंदा से कहती है, हर साल होली में ये रंग गुलाल पिचकारी की दुकान लगती है और उससे ही इतना पैसा तो निकल ही आता है कि होली का खर्चा आराम से निकल जाए, इसका और इसके परिवार का। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे माँ जी, क्या मैं भी होली में छोटी सी दुकान लगा सकती हूँ ताकि हमारा भी कुछ खर्चा निकल जाए? अरे बहू, ये तो क्या कह रही है? हम विमला से कंपटीशन कैसे कर सकते हैं? उसे बुरा लग सकता है, आखिर है तो वो हमारी पड़ोसन ही ना। लेकिन माँ जी, मैं तो रंग गुलाल नहीं बल्कि मालपुए की दुकान लगाना चाहती हूँ। ये तो क्या कह रही है? अरे नहीं नहीं बहू, मालपुआ यहाँ कोई नहीं जानता होगा। ये तू कैसी बातें कर रही है? माँ जी, तभी तो लोग खरीद कर खाएंगे। मुझे तो मालपुआ भी अच्छा बनाना आता है और ऐसे स्वाद वाले मालपुए बनाऊंगी ना कि बस खाने वाले कहेंगे कि वाह क्या स्वाद है। देख ले बहू, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरा मालपुआ यहाँ बिक पाएगा। चंदा अब इस बात पर रात भर सोचती है कि आखिर वो क्या करे जिससे उसके होली के लिए पैसे निकल जाए। और बहुत सोचने के बाद ही चंदा ने जो कुछ पैसे बचा कर रखे थे उससे वो गांव में ही एक मालपुए की दुकान लगाती है। ये क्या बेच रही है सुजाता की बहू? होली के मौके पर आप सबका मनपसंद मालपुआ। ये क्या, सुजाता ने अपनी बहू से जानबूझकर दुकान खुलवाई है? अरे विमला काकी, आइए आइए, बताइए कितना मालपुआ दूं? अरे वो सब छोड़ और तू ये बता, जिस जगह दुकान लगाने की मैंने सोची और सुजाता को भी बताया और उसी जगह तू मालपुए की दुकान खोलकर बैठ गई।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ दुकान लगाने वाली हैं। अरे तेरी सास को पता था, मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि मेरी दुकान में ग्राहक ना आए। लेकिन मैं विमला हूँ, विमला। इसका बदला तो लेकर रहूंगी। अरे काकी, आप कहती है तो मैं कहीं और दुकान लगा लूंगी। अरे सुनिए तो। अरे विमला काकी, आप सुन भी रही हैं? विमला वहाँ से चली जाती है। इधर चंदा के मालपुओं को खाने के लिए लोग आने लगते हैं और गांव वालों को चंदा के मेवे वाले मालपुए काफी पसंद भी आते हैं। लेकिन अगले ही रोज जब सुबह सुबह चंदा अपनी रेडी लगाकर दुकान लगाने आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारा कूड़ा रखा हुआ है। अरे ये कूड़ा कौन डाल गया यहाँ, जबकि सबको पता है मैं यहाँ अपने मालपुए की दुकान लगाती हूँ। अरे बहू, ये क्या, अब तू अपनी दुकान कहाँ लगाएगी? अरे ये जिसने भी किया ना, बहुत गलत किया तेरे साथ। कोई बात नहीं काकी, अभी तो शुरुआत है। मेरी और मेरी दुकान के बीच अभी ऐसे और कई समस्याएं आने वाली है। लेकिन मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ जो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ती, चाहे उसे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। विमला अब चंदा की ये बात सुनती है तो उसे एहसास होता है कि वो गलत आदमी से पंगा ले रही है। चाहे वो चंदा के रास्ते में लाख समस्या खड़ी कर दे, लेकिन उसका हल चंदा निकाल ही लेगी। देख बहू, मुझे पता है तू बहुत मेहनती है और मैं तुझे कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ और ना ही मेरी तुझसे कोई दुश्मनी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मेरी दुकान की जगह खाली कर दे। मैंने तो उसी दिन कहा था कि आप अपनी दुकान यहाँ लगा लीजिए, मैं अपनी दुकान आगे लगा लूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये कूड़ा अभी साफ करवा देती हूँ, क्योंकि ये कूड़ा तो मैंने ही फैलाया था। अब विमला ने जहाँ चंदा की दुकान हटवाने के लिए कूड़ा रखा था वहाँ से वो कूड़ा हटाती है। लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। अब मुखिया अपने आदमियों को लेकर गांव में आता है। इस बार गांव में होली का जश्न आने वाला है तो कोई भी अपनी दुकान नहीं लगाएगा। अरे ओ बिमला काकी, अपना ये तामझाम समेटो और घर जाओ, आराम करो। और हरिया की पत्नी, तुम भी जाओ। 1 मिनट, ये क्या है? मालपुए की दुकान? अरे ये तो मेरा मन पसंदीदा है। ये मेरी दादी बनाया करती थी। जब से वो चली गई मुझे तो ये नसीब ही नहीं हुआ। आप ले सकते हैं, मैं भी गर्मा गर्म मालपुआ बना देती हूँ। अरे हरिया की पत्नी, जल्दी से देना। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ला ला। मुखिया को चंदा के हाथ का मालपुआ बहुत पसंद आता है और तो और गाँव में होली के होने वाले उत्सव में अपनी तरफ से चंदा को 10,000 रुपए देता है गाँव के लोगों के लिए मालपुआ बनाने के लिए, और विमला को भी कुछ पैसे देता है ताकि उत्सव में आए लोगों का रंग गुलाल और खाने की दिक्कत ना हो। और होली का उत्सव तो अच्छे से निप जाता है, लेकिन चंदा को मालपुए की दुकान से अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। सोनम पहाड़ी लड़की थी जो कि दिल्ली शहर में रहती थी। सोनम के सामने वाले घर में सुहासनी नाम की एक औरत अपनी बेटी ज्योति के साथ रहती थी। सोनम और ज्योति काफी अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन सोनम अपने घर में अपनी माँ करुणा के साथ बैठी होती है, तभी ज्योति वहाँ पर चावल के फर्रे लेकर आती है। अरे ज्योति बेटा, यहाँ आओ, बैठो। आंटी जी, वो आज हमारे घर में चावल के फरे बने हैं तो बस मैं वही आप दोनों के लिए लेकर आई हूँ। चावल के फरे, वो क्या होता है? मैंने पहले तो कभी नहीं खाए। माँ, आप क्यों नहीं बनाती हो ये? अरे जब हमारे पहाड़ में ऐसा कुछ बनता ही नहीं है तो मैं कैसे बना दूं? बेटा वैसे ये होता क्या है, कैसे बनता है, जरा मुझे भी बता, मैंने भी बहुत सुना है इसके बारे में। आंटी जी, ये चावल के आटे से बनता है। हमारे यूपी में तो सब लोग बहुत चाव से खाते हैं। इसमें आपकी मर्जी होती है कि कौन सा बनाना है, दाल वाला या फिर आलू वाला। मैं आपके लिए दोनों ले आई हूँ। अरे वाह माँ, इसमें तो ऑप्शन भी है, दाल वाला और आलू वाला। ज्योति, दो तो जरा मुझे। ज्योति सोनम को फरा देती है। जैसे ही सोनम वो फरा खाती है, सोनम को फरा बहुत अच्छा लगता है और वो एक एक करके काफी ज्यादा खा जाती है। ये देखकर करुणा कहती है, अरे सोनम, थोड़े बहुत अपनी माँ के लिए भी छोड़ दे, मुझे भी तो चखने दे कि होते कैसे हैं आखिर ये। माँ, मैंने चख तो लिए, बहुत मस्त है माँ। मुझे तो आलू वाले ज्यादा पसंद आए। ज्योति, तुम्हारे घर तो और भी बने होंगे ना, मेरे लिए ला दो ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाने तो वैसे भी पड़ेंगे क्योंकि करुणा आंटी ने खाए ही नहीं है, सब तुम ही खा गई। आंटी ने तो टेस्ट भी नहीं किया, आंटी के लिए तो लाना ही पड़ेगा ना। माँ, ज्योति से आप पता कर लो कैसे बनते हैं चावल के फरे, क्योंकि अब तो मैं यही खाने वाली हूँ। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज्योति, तुम पूरी रेसिपी बता दो ना माँ को। हाँ, बस माँ को बता दो। अरे
कभी तो ये भी बोल दिया करो कि माँ मैंने ये आपके लिए बनाना सीखा है। हर वक्त माँ आप ये कर दो, माँ आप वो कर दो। माँ शादी के बाद तो सब मुझे ही करना होगा ना वहाँ, तो बस इसलिए मैं कुछ नहीं करती। वरना तो आप जानती हो कि आपकी बेटी इतनी भी कामचोर नहीं है, थोड़ा बहुत तो आता ही है मुझे। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुझे कितना आता है। मुझे तो लगता है ना कि मैं तेरे हाथों का कभी कुछ खा ही नहीं पाऊंगी, फिर सीधा तो अपने ससुराल में ही बनाएगी सब कुछ। मेरी प्यारी माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो? अरे मैं हूँ ना, मैं आपके आटे के फरे बनाऊंगी। हाँ आंटी जी, और इस फरे को बनाना मैं सिखाऊंगी। सब लोग बातें करने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम ज्योति के घर आती है और ज्योति से कहती है, आज मुझे फरे खाने का बड़ा मन है और आज तो मुझे सिखाएगी कि फरे कैसे बनते हैं। फिर तो तू एकदम सही टाइम पर आई है। आज ही माँ ने चावल का आटा लिया है। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं फरे बनाना सीख लूं। तो अब देरी किस बात की, चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ज्योति जैसे जैसे बताती वैसे वैसे सोनम अब फरा बनाए जा रही थी। कुछ देर बाद फरा बन जाता है तो सोनम फरा लेकर अपने घर जाती है, जहाँ करुणा, एक कर्मा नाम की औरत और उनके बेटे माधव के साथ वो बैठी थी। सोनम को देखकर करुणा कहती है, यही है मेरी बेटी सोनम। सोनम तो 2 मिनट अंदर चल मेरे साथ। करुणा सोनम को लेकर कमरे में जाती है और सोनम से कहती है, सोनम तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। तेरी मासी ने मुझे बताया था कि आज लड़के वाले आएंगे, मैं तुझे बताना भूल गई। अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं ये। माँ लेकिन मेरी शादी वो भी इतनी जल्दी? माँ आपको तो पता है ना, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। फिर आपने माँ से की बात क्यों मान ली? आप इन्हें कह दो कि ये जाए यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी है। तेरी अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है ना? अरे लड़के वाले आए हैं घर में, ऐसे कैसे मैं बोल दूं कि जाओ मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती? अरे एक बार मिल तो ले, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा परिवार है, एक बार मिलजुल ले, फिर अगर पसंद आए तो हम तेरी शादी करवा देंगे, वरना मत करियो। माँ लेकिन मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है। अगर हमें लड़का और उसका परिवार अच्छा लगा लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए मना कर दिया तो? देख बेटा, अगर तेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा तो मैं खुद मना कर दूंगी शादी के लिए, लेकिन अगर तेरे लिए वो अच्छा हुआ, मैं जरा भी नहीं सोचूंगी तेरे हाथ पीले करने में। ठीक है माँ, मैं आपके लिए सबसे मिलने को तैयार हूँ। अच्छा माँ, मैंने ज्योति के घर से अभी चावल के फरे बनाना सीखा है। सबको चावल के फरे दूं खाने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर और बाहर आ जा। सोनम थोड़ा तैयार होती है और फिर सबके लिए फरा लेकर बाहर आती है। बहन जी, वैसे मानना पड़ेगा कि आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। भगवान का ही दिया है मेरी बेटी का रंग रूप। अरे सोनम बेटा, जो तूने बनाया है वो इन्हें भी तो दे जरा। ये लीजिए, ये चावल के आटे के फरे हैं, मैंने खुद बनाए हैं। सब लोग फरा खाते हैं। माधव को फरा बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, अरे वाह, ये फरे तो बहुत अच्छे बने हैं। लेकिन तुम तो पहाड़ी हो और ये तो यूपी साइड बनता है, तो तुमने इसे कैसे बनाया? हाँ, ये यूपी साइड ही बनता है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बनाना सीख लिया। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। मुझे तो तुम्हें देख के यही लग रहा है कि तुम बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती हो। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। मेरी बेटी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। उसका तो मन ही है कि वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं और माधव ये सोच ही रहे थे, अगर हमारी होने वाली बहू पढ़ना लिखना चाहती होगी तो हम उसका पूरा साथ देंगे, उसे कोई रोकेंगे टोकेंगे नहीं। माँ आपने बताया नहीं कि फरे कैसे बनाए हैं सोनम ने? अरे तो बहुत अच्छा बनाया है। लगता है सोनम भी फरे की बहुत ही शौकीन है, तभी तो इतना अच्छा फरा बनाना सीख लिया। सब लोग आपस में बात करते हैं और आपसी सहमति से रिश्ता भी तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद सोनम और माधव की शादी हो जाती है और सोनम बहू बनकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद सोनम वहाँ सब कुछ अच्छे से संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद सोनम ने सबके लिए फरे बनाए थे। अरे वाह बहू, आज फरे बनाए हैं। लगता है फरे की शौकीन बहू का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ। माँ जी, फरा तो मुझे बहुत पसंद है। वो तो ससुराल में आई हूँ इसलिए अब इतना नहीं बना रही। यहीं अगर अभी मैं कुंवारी होती ना तो रोज ही फरा बनाती मैं, और वो भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। हाँ तो बहू, यहाँ कौन सा तुझे कोई पाबंदी है, बना लिया कर। माँ जी, मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे डांटो ना। बहू ये क्या बात हुई? अगर तुझे कुछ अच्छा लगता है तो उसमें मैं क्यों तुझे सुनाऊंगी।
अपनी सास के कहने के बाद तो सोनम अब हर रोज ही फरा बना दिया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम ने फरा बनाया था कि तभी वहाँ सोनम के ससुर जी मोहनदास आ जाते हैं। मोहनदास जी गांव से आते हैं। सोनम सर पर पल्ला रखती है और अपने ससुर जी के पैर छूती है। माफ करना बहू, मुझे तेरी शादी की अगली सुबह गांव जाना पड़ा। वहाँ जमीन फंसी हुई थी ना, अगर नहीं जाता तो कोई हड़प लेता, इसलिए वहाँ जाना जरूरी था और मैं चला गया इसलिए। अरे ससुर जी क्या बात कर रहे हैं, वहाँ आपकी ज्यादा जरूरत थी। अरे मैंने अब तक तेरे हाथों का कुछ खाया कहाँ है। अब आया हूँ तो कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बना के खिला दे ताकि मेरा मन भर जाए। और हाँ, कुछ अच्छा सा बनाइयो। सोनम तुरंत रसोई में जाती है और बने हुए फरे को गर्म करके अपने ससुर जी को दे देती है। मोहनदास को फरे बहुत अच्छे लगते हैं और वो अपनी जेब से पैसे निकालकर सोनम को देते हैं। ये ले पैसे रख, और हाँ खुश रह तू, इतना अच्छा बनाया है, रोज बनाया कर। तभी वहाँ रमा आती है और बोलती है, लगता है चावल के फरे की शौकीन बहू ने सब पर अपने फरे का जादू ही चला दिया है। अरे अब बहू ने बनाए हैं तो अच्छे ही होंगे ना, और खाने के बाद तो और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। सब लोग हंसने लग जाते हैं और सोनम के फरे उसके ससुराल में भी फेमस हो जाते हैं।